तो अब हम जो राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ देखेंगे। तो राष्ट्रीय की गणना की जो विधियाँ जो है 3 होती हैं, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो राष्ट्रीय की गणना की जो 3 विधियाँ होती हैं, उत्पाद विधि में अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न स्तर होता है, विभिन्न स्तरों पर जो उत्पादन की जो विधि होती है, विभिन्न स्तरों पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य को जो शामिल किया जाता है उत्पादन प्रक्रिया में, उत्पाद विधि में। तो इसमें उत्पाद विधि में वस्तुओं और सेवाओं के जो अंतिम मूल्य को शामिल किया जाता है। और इसमें जो है इसीलिए जो है इसमें दोहरी गणना की समस्या नहीं, इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें दोहरी गणना की समस्याएं इसीलिए नहीं उत्पन्न होती हैं। एंड इसी को उत्पाद विधि कहते हैं। आय विधि जो कहती है, उत्पाद विधि जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन के कारकों को बताती है कि उसके उत्पादन के कारकों द्वारा किस स्तर पर जो उत्पादन किया गया है उसको मापा जाता है। एंड उत्पाद विधि, व्यय विधि की बात करें, उत्पाद विधि, आय विधि की बात करें तो आय विधि जो है उत्पादन के जो कारक होते हैं, उत्पादन के कारकों द्वारा जो आय अर्जित की जाती है उस आय को जो इसमें शामिल किया जाता है। तो उत्पादन के कारकों के द्वारा जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता के द्वारा जो आय अर्जित किया जाता है, उत्पादन के कारकों के जो है आय के योग को जिसमें शामिल किया जाता है। इसमें निम्नलिखित चीज़ों की जो आय को शामिल किया जाता है, जैसे कि भूमि से प्राप्त आय, श्रम से प्राप्त आय, पूंजी से प्राप्त आय, उद्यम से प्राप्त आय और अन्य आय में जो इसमें कुछ संगठित क्षेत्रों के द्वारा जो है अर्जित आय को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो आय विधि में उत्पादन के कारक जो होते हैं, उत्पादन के मैंने बताया 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो इन 4 कारकों के द्वारा जो आय अर्जित है उसको जो उत्पाद आय विधि में शामिल किया जाता है। एंड व्यय विधि जो बात करें, व्यय विधि में जो है किसी भी व्यय विधि के अंतर्गत जो है इसमें जो है कोई एक निश्चित अवधि 1 वर्ष या 1 वर्ष में जो है उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन की प्रक्रिया में जो है इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जो है जो व्यय किया जाता है, उत्पादन की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय को जो है इसमें शामिल किया जाता है, उस व्यय के योग को जो इसमें शामिल किया जाता है उसी को हम व्यय विधि कहते हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर जो व्यय किया जाता है उसी को व्यय कहते हैं। जैसे कि इसमें व्यय विधि में जो है निम्नलिखित वस्तुओं पर जो इसमें व्यय शामिल होता है, जैसे कि निजी उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकार द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय एंड एक शुद्ध निर्यात शामिल होता है। तो इसमें जो है जो निजी उपभोग व्यय है इसको जो है सी से डिकोड किया जाता है। निवेश व्यय को इसमें आई से, इन्वेस्टमेंट, सरकार द्वारा दिया गया अंतिम उपभोग व्यय, किया गया अंतिम उपभोग व्यय को गवर्नमेंट जी से। तो राष्ट्रीय आय का ओवरऑल फार्मूला हो जाता है सी जो है निजी उपभोग व्यय प्लस सरकार द्वारा किया गया अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय माइनस जो है इसमें शुद्ध निर्यात को माइनस कर दिया जाता है। शुद्ध निर्यात में जो है आयात माइनस निर्यात को जो इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो ओवरऑल जो है राष्ट्रीय आय की जो फार्मूला बन जाती है इन तीनों विधियों के आधार पर राष्ट्रीय आय की फार्मूला। एंड राष्ट्रीय आय की गणना में जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको राष्ट्रीय आय की गणना में जो शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शामिल नहीं किया जाता है, जैसे कि इसमें जैसे कि राष्ट्रीय की गणना में जो हस्तांतरण आय होता है, मैंने बताया था कि राष्ट्रीय की गणना में हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें कारक आय को ही शामिल किया जाता है। और राष्ट्रीय की गणना में राष्ट्रीय ज्ञान में जो पुरानी वस्तुएं हो गई होती हैं, उन पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय को जो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा राष्ट्रीय की गणना में। राष्ट्रीय की गणना में जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो आय अर्जित किया जाता है और उसको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत किए गए लेन देन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब जो हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था थी वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन अब वर्तमान की मुद्रा विनिमय प्रणाली पर हमारी अर्थव्यवस्था आधारित है, लेकिन पुरानी की वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा होता था, ठंडा लग रहा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा होता था कि जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा होता था कि जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली में मान लो कोई इसमें मुद्रा का चलन नहीं था,
वस्तु के बदले वस्तु लिया जाता था। जैसे कोई गेहूं उत्पादक है, गेहूं बेच रहा है, लेकिन उसको गेहूं के बदले जो है उसको उसको जूते की आवश्यकता है। तो अब उसको वैसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो कि जिसको जो है जिसको जूता देकर गेहूं ले, मतलब उस व्यक्ति को जो है जूता बेचकर गेहूं, जिस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है, गेहूं के बदले जो है जूते देने की क्षमता रखता हो। तो इसमें जो मुद्रा का कोई चलन नहीं था, इसमें जो वस्तु, पूरे चीज़ें जो वस्तु विनिमय पर आधारित था। तो लेकिन वर्तमान समय में हमारे मुद्रा प्रणाली आधारित, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो चीज़ें लेन देन किया जाता है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और इसमें जो है इसमें जो घर के जो लोग होते हैं, जो गृहिणी होती है, जो कि घर के अंदर काम करती है, उसके द्वारा जो आय अर्जित किया जाता है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। एंड किया गया उसको, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। मतलब घर के जो औरतें होती हैं वो बहुत कार्य करती हैं, जैसे कि पशुओं को देखना, पशुओं की देखभाल करना, और कुछ ऐसे कार्य भी करती हैं जो कि किसी चीज़ को उत्पादन करती हैं, उत्पादन में सहायता करती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो आय अर्जित किया जाए उनको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है। एंड जो है इसे जो है इसमें जो है जो एक अच्छे ढंग से जो आय अर्जित किया जाता है, विशुद्ध रूप से जो गलत तरीके से जो आय को अर्जित किया जाता है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो है राष्ट्रीय आय की गणना में जो इस प्रकार के जो आय को शामिल नहीं किया जाता है। एंड इसमें जो है एंड राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय के मापन की, राष्ट्रीय आय के जब मापन की सीमाएं की बात करें तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो है कई सीमाएं हैं। राष्ट्रीय आय का जब मापन किया जाता है तो राष्ट्रीय आय का मापन जो है आर्थिक गतिविधियों के मापन के आधार पर किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो मापन होता है तो इसमें सिर्फ जो है व्यक्ति के प्रति व्यक्ति जो आय होता है, जो कि उसको आय के रूप में प्राप्त होता है, उसको ही इसमें शामिल किया जाता है। देश के जो है विकास, मानव विकास को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो है इसका एक सीमाएं होती हैं कि इसमें जो है देश की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उसी को इसमें शामिल किया जाता है, ना कि उसके विकास के स्तर को इसमें शामिल किया जाता है। तो एंड इसके द्वारा जो है इस जीडीपी में जो है होने वाली जो वृद्धि होती है, प्रत्येक जो वृद्धि होती है उसमें जो है कल्याणकारी जो चीज़ें होती हैं उसकी जो इसमें अनिवार्यता नहीं होती है। तो इसमें कल्याणकारी जो चीज़ें होती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उत्पन्न होती हैं उसको जो इसमें शामिल करने की क्षमता नहीं होती है। और प्रत्येक जो है व्यक्ति को जो है इसमें, क्योंकि इसमें संसाधनों का जो वितरण होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो संसाधन होते हैं, संसाधनों का वितरण सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो उससे जो है आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। तो कभी कभी जो है राष्ट्रीय आय जो होता है, राष्ट्रीय आय की जो मापन होता है, राष्ट्रीय आय का मापन में जो है कल्याणकार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है। तो इससे कई बार जो है आर्थिक असमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये इसकी जो है सीमाएं होती हैं कि ये जो है व्यक्ति के कल्याण पर ध्यान न देकर जो सिर्फ देश की आर्थिक उन्नति पर जो है ध्यान देता है, ना कि उसके विकास पर ध्यान देता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय होता है, इसमें जो जीडीपी की संरचना जो होती है हमेशा जो है कल्याणकारी नहीं होती है कि हर समय जो है ये लोगों के विकास कल्याण पर ध्यान देकर जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, ये ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से कभी कभी जो है इससे जो है आर्थिक समृद्धि तो होती है, लेकिन जो है आर्थिक विकास नहीं हो पाता है, आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ये जो है जीडीपी की कुछ इसकी जो बाउंड्री होती हैं, सीमाएं होती हैं, जिसके अंदर रहकर जो इसको कार्य करना होता है, इसमें जो है देश के विकास स्तर को मापता नहीं है। एंड नेक्स्ट है जो है सामाजिक सकारात्मक वाह्यताएँ की बात करें तो एक्सटर्नलिटीज़ की बात करें तो ये जो है इसमें जो है इसका यह अर्थ ये होता है कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं जो है उस वृद्धि या उस प्रभाव को दिखाती हैं जिसके बिना जो है कीमत जो स्तर होता है, कीमत में परिवर्तन होता है। तो जिसके बिना जो है किसी भी गलती को जो है प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी गलती के द्वारा जो है इसको भुनाया जा सकता है। एंड जो है एक व्यक्ति के साथ साथ जो है अन्य व्यक्तियों को भी जो है लाभ पहुँचाया जाता है इसके द्वारा। तो जब किसी चीज़ जब एक व्यक्ति को लाभ नहीं होता है तो पूरी जो
पूरे उसके जो समाज होता है, पूरे समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसका सकारात्मक एक व्यक्ति पर जो जो जब को लाभ होता है तो सभी व्यक्तियों को लाभ होता है, जब एक व्यक्ति को हानि होता है सभी व्यक्तियों को हानि होता है। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय की गणना में जो है दोनों को जो शामिल करना जो है संभव नहीं हो पाता, इसीलिए जो इसमें हस्तांतरण आय और कारक आय दोनों को जो है शामिल नहीं किया जाता, सिर्फ जो इसमें कारक आय को ही शामिल किया जाता है। एंड नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय की बात करें तो यह जो व्यक्तिगत आय है यह किसी भी परिवार को जो है सभी जो उसके जो स्रोत होते हैं, जिन आधारों पर जो है आय अर्जित की जाती है, तो किसी भी परिवार के जो उन सभी स्रोतों से जो है प्राप्त आय का जो कुल योग होता है इसमें शामिल किया जाता है, कुल योग को इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें जो कारक आय और जो हस्तांतरण आय होता है दोनों को शामिल किया जाता है जो है व्यक्तिगत आय में। यद्यपि जो इसमें राष्ट्रीय आय के जो हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता है, तो इसमें कारक आय और कारक आय को शामिल किया जाता है व्यक्तिगत आय की गणना में। और व्यक्तिगत व्यय योग्य आय की बात करें तो जो व्यक्ति का आय होता है, जो कि वो उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है, तो उस आय के द्वारा जो वो व्यय करता है, इन्वेस्ट करता है, उससे बचत और निवेश जो करता है, उसी को हम जो है व्यक्तिगत आय के द्वारा किया गया व्यय कहते हैं। नेक्स्ट है भौगोलिक उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसमें जो है यह एक ऐसा सूचकांक होता है जिसमें किसी एक निश्चित अवधि में जो चयनित उद्योग होते हैं, इसमें कुछ सेलेक्टेड उद्योगों को शामिल किया जाता है। उस सेलेक्टेड उद्योगों के उत्पादन करने में जो परिवर्तन होता है, उत्पादन करने से जो आय का सृजन होता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो यह जो औद्योगिक निष्पादन होता है, औद्योगिक निष्पादन को मापने का एक पैमाना होता है जिसके आधार पर औद्योगिक स्थिति को मापा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो उद्योगों को 3 भागों में बांटकर जो है उसकी गणना की जाती है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है। तो इसमें 3 वस्तुओं को, विनिर्माण क्षेत्र को, खनन को और विद्युत क्षेत्र को, इन 3 स्तरों पर जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित होता है। तो इसमें कुछ सिलेक्टेड जो है उद्योगों को शामिल किया गया है। तो जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसकी गणना जो है हर महीने की जाती है। हर महीने इसकी गणना जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। एंड इसके लिए जो है आधार वर्ष जो है वर्तमान समय में इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 है। तो इस प्रकार जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है देश में उद्योग स्तर पर उत्पादन की तरीकों को मापता है। एंड नेक्स्ट है कोर इंडस्ट्रीज़ जो है यह भी एक प्रकार का सूचकांक होता है जिसमें जो है उस देश में जो है उद्योग स्तर पर जो उत्पादन किए जाते हैं। जो कोर उद्योग होता है, कोर उद्योगों में जो है इसमें जो है जो अर्थव्यवस्था की जो बुनियादी आधारभूत संरचना होती है उसको इसमें जो है शामिल किया जाता है। तो इसमें जो उद्योगों के स्तर पर जो है देश की बुनियादी जो आर्थिक जो स्थिति होती है उसको जो इसमें देखा जाता है, उसकी गतिविधियों को नापा जाता है। तो इसमें जो है इसकी जो गणना होती है, कोर इंडस्ट्रीज़ की जो गणना होती है, इसकी गणना जो है हर वर्ष जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड जो है इंटरेस्टेड ट्रेड के द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। एंड इसके लिए आधार वर्ष 2011-12 है। इसमें जो कुछ ऐसे उद्योगों को शामिल किया गया है जिन उद्योगों की जो स्थिति के आधार पर उत्पादन प्रक्रिया में इनकी जो गतिविधियों के आधार पर जो इसका मापन किया जाता है, हर वर्ष जो है इनका मापन किया जाता है। जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक उत्पाद, रिफाइन जो है सीमेंट, विद्युत, स्टील, इन सभी को जो इसमें शामिल किया गया है जिसके आधार पर जो है कोर इंडस्ट्रीज की जो है गणना की जाती है।
तो ये जो होता है कोर इंडस्ट्री जो है, यह किसी भी जो है देश की अर्थव्यवस्था में जो है उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है, आर्थिक मंदी होती है, उस आर्थिक मंदी को से जो है रिकवरी करने की जो है संकेत देती है। तो इस प्रकार जो है रिकवरी करने में संकेत के रूप में जो इसको देखा जाता है। तो ये किसी भी देश की जो है जैसे कि इसके लिए जो जीडीपी की जब आर्थिक समृद्धि होती है, जीडीपी की जब आर्थिक समृद्धि दर बढ़ती है तो उसको जो हम किसी भी देश की जो है रिकवरी देखते हैं। मतलब जैसे कि जब भारत में कोविड-19 महामारी आया तो कोविड-19 महामारी के बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। तो इस प्रकार जो हम इसको रिकवरी कैसे देखते हैं, जब उस देश की जो सरकार का जो अंतिम उपभोग व्यय है, जब वो उसमें वृद्धि होती है, आयात निर्यात में वृद्धि होती है, सकल स्थिर पूंजी निर्यात में वृद्धि होती है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है परिवर्तन होता है। तो इन सभी चीज़ों के आधार पर जो उस देश की जो है रिकवरी को देखा जाता है कि वो जो है आर्थिक मंदी से जो है वो देश जो है रिकवरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन सभी जो है कसौटियों के आधार पर जो हम उस देश की जो है स्थिति को देखते हैं, नापते हैं। एंड नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो मानव विकास रिपोर्ट इसका अर्थ होता है मानवीय जो विकल्पें होती हैं, जैसे कि मानव की जो स्थितियाँ होती हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी जो इन सभी को जो है समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। इन सभी को समान अवसर उपलब्ध कर मानव की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सभी को जो इसमें शामिल किया जाता है। तो उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियों को साथ साथ जो उस देश की जो विकास की स्थिति होती है उसको भी इसमें गणना की जाती है और मानव विकास रिपोर्ट में इसको शामिल किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव विकास रिपोर्ट का जो मापन हो जाता है यूएनडीपी के द्वारा इसका मापन प्रतिवर्ष किया जाता है। एंड जो मानव विकास जो रिपोर्ट है इसके द्वारा जो है उस देश की जो है स्थिति को भी मापा जाता है। इस प्रकार जो है इस तरह आधार पर जो है इसकी स्थिति को निर्धारित किया जाता है। जैसे कि आयाम और सूचक की बात करें तो इसके लिए आयाम जो है दीर्घ और स्वस्थ जीवन, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान, जीवन यापन तक जो है जीवन यापन करने की जो है मान्यताएं, इसके लिए आयाम है। इसके लिए सूचक की बात करें तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल के जो औसत वर्ष और जो है स्कूल में जो बिताए जाने वाले वर्ष और जो है जीएनआई प्रति व्यक्ति आय जो इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार जो मानव विकास रूप जो प्रतिवर्ष यूएनडीपी के द्वारा लाया जाता है, एक होता है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। तो असमानता समायोजित जो मानव विकास सूचकांक है और ये जो है उस देश की जो है समानता को भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे उस देश की जो है गरीबी, बेरोजगारी, इन दोनों को भी जो है इसमें शामिल किया जाता है। इससे जो है उस देश की जो असमानता का पता चलता है कि उस देश में असमानता किस स्तर पर है। तो ये जो है आर्थिक असमानता जो सूचकांक है उस देश की जो है विकास को भी मापने का एक जो है सूचकांक होता है। एंड इसको जो भी यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है प्रतिवर्ष। तो असमानता समायोजित सूचकांक के द्वारा जो किसी भी देश में जो है उस देश में जो है उसके समाज की स्थिति को भी माप लिया जाता है। एंड इस प्रकार जो उत्पादन सूचकांक है इसमें जो है प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टमेंट एचडीआई की बात करें तो इसमें जो है उस देश के जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस देश की जो सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। उसकी आर्थिक गतिविधियों में सभी प्रकार की जो गतिविधियां जो होती हैं उस देश की समृद्धि दर, विकास, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, आर्थिक असमानता, तो इस प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं उस देश में जो है उस देश की आर्थिक असमानता का पता चलता है हमें, और हम उससे जो है और हम उससे कई प्रकार के जो है तो इसमें जो उस देश की जो खुशहाली को भी शामिल किया जाता है। तो एक सकल राष्ट्रीय खुशहाली इंडेक्स आता है, उसमें जो है प्रत्येक देश की जो है
उस देश में खुशहाली की स्थिति क्या है। खुशहाली की स्थिति का निर्धारण उस देश में गरीबी से मापा जाता है। गरीबी और बेरोजगारी के आधार पर जो उस देश में खुशहाली की स्थिति को नापा जाता है। तो फिनलैंड एक ऐसा देश है जो सबसे खुशी देश है, मतलब वो खुशहाली इंडेक्स में सबसे प्रथम स्थान पर आता है फिनलैंड। एंड भारत की स्थिति जो सही नहीं है, क्योंकि भारत में जो बेरोजगारी एंड जनसंख्या भी भारत में अधिक हो रही है और हो गई है।